नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात करेंगे संसद के बजट सत्र की, जो कि आज समाप्त हुआ है। संसद का बजट सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था और ये 2 चरणों में हमेशा की तरह इस बार भी हुआ। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी को शुरू हुई थी, जो कि 11 फरवरी तक चला और 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने बजट रखा था। लोकसभा में पहले चरण की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी 121% रही और राज्यसभा में ये 100% रही। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू हुआ था और निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक इसे 8 अप्रैल तक चलना था, लेकिन एक दिन पहले ही बजट सत्र का आज समापन कर दिया गया। तो समझेंगे कि आज समापन के साथ इस पूरे सत्र में क्या उपलब्धियां हासिल की, संसद की ओर से क्या नए कानून बने और किस तरीके से चर्चा हुई और उत्पादकता के नजरिए से ये सत्र पिछले दूसरे सत्र से किस तरीके से अलग और किस तरफ जाता हुआ नजर आया। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। बीजेपी सांसद हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ एनसीबी की सांसद डॉक्टर फौजिया खान हैं, मैम आपका स्वागत है। और चक्षु राय हमारे साथ हैं, जो कि पीआरएस से हैं, आउटरीच कार्यक्रम के हेड हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चक्षु सर मैं आपसे करना चाहूँगा कि इस पूरे अगर हम सत्र को देखें, क्योंकि कोरोना के बाद जिस तरीके से उम्मीद थी, उस नज़रिए से अगर इसके कामकाज को और इसके संचालन को मैं समझूं, तो कैसे आप देखते हैं सत्र को पिछले तमाम सत्रों की तुलना में? बजट का जो सत्र होता है ये हमेशा लगभग 29 से 32 दिनों का होता है। तो इस बार ये देखने में अच्छा लगा कि जो बजट सत्र था वो पूरा चला। एक दिन पहले अर्जन हुआ, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट 2020 के बजट सत्र को जैसे आपने कहा कट शॉर्ट करना पड़ गया था। 2021 के बजट सत्र में ये भी थोड़े से कम दिन थे। तो जो अच्छी चीजें हुई वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक पहली अच्छी चीज ये हुई कि पिछले साल मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र दोनों में काफी डिस्टर्बेंसेस थी। हाउस को काफी बार एडजर्न होना पड़ा था। इस बार बजट सत्र में दोनों ही सत्रों में देखा गया कि काम सुचारू रूप से चला। और आपने कहा जैसे कि लोकसभा में जो कामकाज था और जो डिस्कशन था वो 121% था, राज्यसभा में लगभग 100%। एक बड़ी अच्छी चीज। एक और अच्छी चीज ये हुई कि शीतकालीन सत्र और बजट सत्र के बीच में कोई अध्यादेश नहीं आया था, तो किसी अध्यादेश की जरूरत पड़ी। ये अच्छी चीज हुई। बात ये रही कि जो फाइनेंशियल बिजनेस था उस पर काफी चर्चा रही। लोकसभा में मेरे ख्याल से जब बजट पर चर्चा चल रही थी तो वो 15 तारीख को कुछ 13-14 घंटे तक वो चर्चा हुई। राज्यसभा में भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज की वर्किंग और मिनिस्ट्रीज पे काफी सारा। मेरा ये मानना है कि जो बजट सत्र इस बार था काफी सुचारू रूप से चला और इस बार के बजट सत्र में कुछ ऐसी नई चीजें देखने को मिली जो कि शायद पहले नहीं देखने को मिली थी। उसमें से एक चीज ये थी कि जो 193 का डिस्कशन है लोकसभा में वो अलग अलग विषयों पर हुआ। क्लाइमेट चेंज का डिस्कशन जो शीतकालीन सत्र में नहीं खत्म हुआ था वो अभी कंक्लूड हुआ, वो काफी लंबा चला। यूक्रेन के क्राइसिस के ऊपर चर्चा हुई, क्या कहते हैं, और उसके बाद एक चर्चा हुई कि भाई स्पोर्ट्स के बारे में कैसे सरकार और काम कर सकती है, कैसे उसको ज्यादा बढ़ावा दिया सकता। तो ये कुछ एक नई चीजें हुई जो कि बजट सत्र में देखने को। ओके राजेंद्र जी, क्योंकि इस सत्र में जैसा कि कहा चक्षु जी ने कि एक तो पूरा सत्र और नॉर्मल मैं कहूँ कि जो चर्चा अलग अलग होती रही दोनों सदनों में वो भी रही, और पूरा का पूरा सत्र ने अपने जो एजेंडा था मेरे ख्याल से सरकार का, उस पूरे एजेंडे को उस पर काम किया। यानी कि बैक टू नॉर्मलसी जो कोविड के बाद हम एक उम्मीद कर रहे थे वो इस सत्र में साफ तौर पर नजर आई। तो कैसे देखते हैं एक सांसद के तौर पर आप और एक सदस्य के तौर पर लोकसभा में अगर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है? नहीं, बड़ी ये जिसे कहते इससे समाधान होता है और मन को इस बात के संतोष होता है कि चलिए इस बार सत्र अच्छा चला। और बल्कि मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि जो शीतकालीन सत्र था, वर्षाकालीन सत्र था, ऐसा लग रहा था कि सभी पक्ष और सभी सांसद उसकी जो क्षतिपूर्ति उसको भी करने के लिए तत्पर थे। और ये 121% जो है प्रथम चरण में हुआ लोकसभा में, 129% अब हुआ। काफ़ी लंबी चर्चाएं हुई, सार्थक चर्चाएं हुई। और कई बार आशंका रहती है कि जो पहला दिन होता है कुछ न कुछ ऐसे इश्यूज़ विपक्ष के ध्यान में आते हैं जिनको लेकर के वो हाउस को कुछ डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन इस बात का बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत ये सुखद बात है ये और अच्छी बात है
कि पहले दिन से ही सत्र चले हैं और बहुत गंभीर चर्चाएं हुई हैं, लंबी चर्चाएं हुई हैं। अब बजट की तो बात हुई है ही, लेकिन जो जैसे डिमांड ऑफ ग्रांट्स भी जो बजट का हिस्सा होती हैं, यानी रेलवे की बजट की ग्रांट थी या जो है रोड्स वगैरह की ग्रांट थी, आप देखें उसके अंदर रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपनी बातें रखी, क्षेत्र की बातें रखी, देर रात तक जो है लोगों ने चर्चा में भाग लिया। ऑनरेबल मिनिस्टर ने पूरी गंभीरता से सुनते भी हैं, उसको रिस्पॉन्ड भी किया। तो सब विषयों के ऊपर जो ये चर्चा हुई है उसके कारण से मैं जो मानता हूँ, जो बार बार सब लोग कहते भी हैं कि इससे संसद की प्रतिष्ठा बढ़ती है, इससे सांसदों की प्रतिष्ठा बढ़ती है और लोकतंत्र के अंदर ये जो संसदीय व्यवस्था है इसके प्रति आदर बढ़ता है। जो हमारे क्षेत्र के लोग जो हमको चुन करके भेजते हैं उनको समाधान होता है कि हाँ भाई कुछ काम हुआ है और हमारे क्षेत्र के विषय संसद में रखे गए हैं। तो हर दृष्टि से जब कोई सत्र अच्छा चलता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी के कारण से सबको समाधान होता है और वो समाधान आज इस बजट सत्र की समाप्ति के बाद प्रत्येक व्यक्ति को है। बहुत अच्छा और कानून की दृष्टि से भी अच्छे। मैं उन पर आऊँगा कि करके जो विधेयक आया, जो कानून बने। डॉक्टर फौजिया मैम, जिस तरीके से हमने पहले कोविड के दरमियान देखा था कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थीं, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर हो, और काफ़ी सांसदों ने पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे उनका ये दर्द था कि हम एक साथ फिजिकली मिल नहीं पाते और उतना वक्त नहीं दे पाते हैं संसद में जो बहस से चर्चा होती उसका, क्योंकि टाइम कट शॉर्ट किया गया था। तो अब बैक टू नॉर्मलसी की तरफ संसद पहली बार लंबे अरसे के बाद, मैं कहूँ कि कोविड के बाद जब इस बार का सत्र पूरा हुआ है, उसे आपने कैसे देखा और विपक्ष के नज़रिए से भी बोलने का मौका हो या तमाम मुद्दों को चर्चा के दौरान लाने की बात हुई, उसको अगर हम समझें आपके नज़रिए से। जी, समय के हिसाब से और काम काज के हिसाब से तो मुझे लगता है बहुत समाधानकारक ये सत्र रहा है। दोनों सत्र बहुत आराम से चले हैं, काफ़ी समय भी दिया गया है चर्चा के लिए। जैसे जब बजट पे चर्चा हुई तो उस पर भी अच्छा समय दिया गया। मिनिस्ट्रीज़ के चर्चा किए गए, रेलवे मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री है और एक मिनिस्ट्री पे चर्चा हुई, रोड एंड ट्रांसपोर्ट। रोड एंड ट्रांसपोर्ट नहीं, एनीवे 4 मिनिस्ट्रीज़ पे चर्चा हुई है, अलग अलग बिल्स पे चर्चा हुई है। चर्चा समय के हिसाब से समाधानकारक ज़रूर रही, लेकिन कहीं ना कहीं एक न्यू मेंबर की हैसियत से मुझे ऐसा लगता है कि चर्चा का दर्जा जो राज्यसभा में आने से पहले जो हम चर्चा का दर्जा देखते थे और आज जो दर्जा मुझे अनुभव करने के लिए मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, सरकार में जनता के मैंडेट से ही बैठी है और विपक्ष भी जनता के मैंडेट से ही विपक्ष है, लेकिन विपक्ष की अपनी जिम्मेदारी होती है कि जनता के प्रश्न जो है उसका सवाल सरकार से पूछे, और ये सवाल कोई इंडिविजुअल मेंबर का नहीं होता है, बल्कि वो जनता की आवाज़ होती है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा दिखता है कि इंडिविजुअल तौर पर वो लिया जा रहा है या फिर पिछले गवर्नमेंट्स को रेफ़र किया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं तो क्या हुआ, आपने भी तो ये किया, हम करें तो जो है हाहाकार और आप करें तो वाहवाकार। इस तरह की जो बातें हैं, मुझे लगता है ये जो दर्जा है इसमें कहीं ना कहीं हमारे पार्लियामेंट की गरिमा को ठेस पहुंचती है, क्योंकि विपक्ष के सवालों को भी सम्मानपूर्वक अगर देखकर उसका जवाब दिया जाए तो ज़्यादा मुझे लगता है और अच्छी प्रकार की चर्चा हो सकती है। जहाँ तक विषय अगर हम कुछ उपस्थित करना चाहते हैं, जैसा महंगाई का विषय है, हर इंस्ट्रूमेंट से विपक्ष ने कोशिश की कि महंगाई जो आज सारे देश की जनता जिस महंगाई से परेशान है उस पर चर्चा की जाए, लेकिन ना ज़ीरो आवर में वो चर्चा ली गई, ना वो चर्चा 267 माना गया, ना किसी तौर पर भी ये चर्चा ली नहीं गई सदन में। तो हम उससे थोड़े से दुखी हैं कि जनता का जो सबसे ज़्यादा भयानक प्रश्न है आज, उस पर क्यों चर्चा नहीं हो रही है, उससे क्यों इनकार किया जा रहा है। मैं इसका जवाब राजनीति से ले लेता हूँ, क्योंकि सत्ता पक्ष राजनीति जी जो डॉक्टर फौजिया हैं पहली बार वो संसद पहुंची, उनका जो अनुभव है एज अ फर्स्ट टाइमर के लिहाज से थोड़ा सा उनको दर्द है, आहत है कि उतना वक्त शायद नहीं मिल पा रहा है या नहीं मिला
उन मुद्दों को जो कि ज़्यादा लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, मास के साथ जुड़े हुए हैं? नहीं, देखिए, विषयों का चयन एक पद्धति है, उसकी बीएसी होती है, उसमें निर्णय होता है। बेशक उसके अंदर चर्चाएं भी होती हैं, उसके अंदर भी बहस भी होती है कि कौन सा विषय ले जाए, कौन सा विषय न लिया जाए, और उसके अंदर विषय तय होते हैं। फिर जहाँ तक महंगाई की बात है, देखिए, 0 आवर के अंदर क्वेश्चंस के माध्यम से, या कई बार ये जो 193 में भी जो चर्चा हुई लोकसभा के अंदर, उसके अंदर भी उस विषय को सामान्यतया ऑनरेबल जो मेंबर्स हैं विपक्ष के, उन्होंने उसको लिया और सरकार ने भी रिस्पॉन्ड किया। यानी आप देखें कि वित्त विधेयक पर चाहे तो जवाब दे रहे हों हमारे वित्त मंत्री महोदया, या हमारे अन्य विषयों पर चर्चा हो रही हो, उसके अंदर भी इसको रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, लोकसभा में भी राज्यसभा में, कि हाँ महंगाई है, उसके कारण भी बताए, वैश्विक स्थिति है, कुछ जो है यूक्रेन का ये जो झंझट है उसके अंदर कुछ इंपोर्ट्स वगैरह या एक्सपोर्ट्स प्रभावित हुए हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने, और अपने प्रयास भी बताए, चाहे वो दलहन के विषय में हो या जो है वो तिलहन के विषय में हो, वो सारे मैंने रिस्पॉन्ड भी किया। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं ये तकलीफ बेशक विपक्ष कह सकता है कि चर्चा नहीं हो पाई, पर सरकार ने रिस्पॉन्ड तो किया है। और देखिए, चर्चा न होने की जहाँ तक बात है, अभी इस बार भी स्पोर्ट्स की चर्चा जो हमारे विपक्ष के ऑनरेबल मेंबर के अनुरोध पर ली गई थी, वो कंक्लूड नहीं हो पाई, वो अभी अगले सत्र तक चलेगी। तो या फिर जो एक अमृत महोत्सव को लेकर एक चर्चा शेड्यूल्ड थी, वो टेकअप ही नहीं हो पाई। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो काम जितना हम करना चाहते हैं कई बार उतना नहीं हो पाता। तो लेकिन ये विषय महंगाई का, इसको स्वीकार भी किया सरकार ने कि हाँ है, और ये भी कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं, उसके परिणाम भी आ रहे हैं। तो इतनी बात तो हुई है, और बाकी चलिए अब अगले सत्र तक फिर प्रतीक्षा करते, हो सकता है कि तब तक विपक्ष का ये मुद्दा हैंडल हो जाए सरकार के द्वारा। नहीं हैंडल होगा तो सरकार को बराबर घेरने का अधिकार विपक्ष को है। मैम, एक चीज़ जो आती है कि जब भी कोई सत्र होता है, सत्ता पक्ष का एक अपना एजेंडा होता है और विपक्ष का एक अपना एजेंडा है, यानी कि वो दोनों ही चाहते हैं। और संसद का सत्र हमेशा से, जब से संसद की शुरुआत हुई है, दोनों पक्षों के सहयोग या दोनों पक्षों की, मैं कहूँ कि गिव एंड टेक पॉलिसी के साथ आगे बढ़ता रहा है। क्या आप ये फील कर रही हैं, आप ये कहना चाह रही थी कि सत्ता पक्ष ने अपना एजेंडा पूरा करवा लिया, उस पर आपने सहयोग किया, लेकिन आपके एजेंडे को उतनी जगह नहीं मिल पाई जितनी आप उम्मीद कर रही थी? मैं ये नहीं मानती कि ये हमारा एजेंडा है। नहीं, मैं ये एज ए कॉमन मैन, या एक विपक्ष के नजरिए से, एक विपक्ष के नजरिए से, एक जनता की आवाज़ की हैसियत से, मेरे सहयोगी सदस्य अभी बोल रहे थे कि बीएसी में मंजूर होनी चाहिए। अब बीएसी में प्राइस राइज पर मंजूरी होने के बावजूद वो चर्चा ली नहीं गई, और साइनाडाई जो है एक दिन पहले हमने चर्चा बंद कर दी। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि इतनी, अगर जो मुझे लगता है देश के हर नागरिक को जिस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, उस पर चर्चा न लेने का कारण क्या है, ये मेरे समझ में नहीं आता है। 0 आवर भी मैंने वैयक्तिक तौर पर हर दिन 0 आवर इस पर अपलोड किया है, लेकिन वो मंजूर नहीं किया गया। मुझे ऐसा लगता है जहाँ सरकार थोड़ी एम्बैरेस होती है, वहाँ वो चर्चा लेने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाती है, और ये नैसर्गिक भी है, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज देयर कि रूलिंग पार्टी जो है उसको अवॉइड करती है। लेकिन अगर सच में हमको अपने दर्जे को ऊंचा करना हो तो हमको ये करना होगा। और एक बात हमको बंद करनी होगी कि हम पिछले सरकारों को जो दोष देते हैं, हमारे हर भाषण में हम ये कहते हैं कि आप लोगों ने तो ऐसा किया था, आप लोगों ने तो ऐसा किया था। मैं ये कहूँगी कि वो लोगों ने ऐसा किया था, इसीलिए तो आपको मैंडेट दिया है जनता ने। अब आप कुछ करके दिखाइए। हर बार पीछे उंगलियां उठाने से क्या फ़ायदा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कंस्ट्रक्टिव जवाब मिलना चाहिए। क्वेश्चन आवर में भी मैं देखती हूँ कि हमारे MOS या बहुत सारे मंत्री आते हैं, सवाल हम एक पूछते हैं, जवाब कुछ और होता है, जवाब गोल मटोल कुछ तो आ जाता है। अगर स्पेसिफिक पॉइंट पर जवाब दिया जाए और मेंबर्स ने भी स्पेसिफिक सवाल पूछे जाए, तो हमारे क्वेश्चन आवर में और ज़्यादा हम सवाल रख सकते हैं। 5 या 6 सवाल सिर्फ एक दिन में हो रहे हैं, हम 10-12 कम से कम कर पाए। इस तरह से अगर रिप्लाईज आते हैं तो हमारा दर्जा और बेहतर हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ओके अग्रवाल साहब, अब एक चीज़ मैं आता हूँ, जो कानून बनाए आप लोगों ने इस पूरे सत्र में, क्योंकि सरकार ने ये तमाम जो मैं कहूँ कि पास हुए दोनों सदनों से बहुत महत्वपूर्ण विधेयक थे और सरकार के एजेंडे में काफ़ी लंबे समय से रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि सरकार
के एजेंडे में थी लेकिन वो रह गई हो, ऐसा कुछ है, या फिर जो एजेंडा था वो कंप्लीट हुआ है इस बार नहीं, मैं समझता हूं उपलब्धियों के नजरिए इस सेशन की दृष्टि से तो जो एजेंडा था वो पूरा हुआ ही है। और जैसा अभी चक्षु भी बता रहे थे कि कोई अध्यादेश भी इस बीच में जारी नहीं हुआ, ये तो अध्यादेश को कन्वर्ट करने के लिए भी एक एफर्ट होता ही है। और उसमें बहुत बार हमारे विपक्ष के ऑनरेबल मेंबर ये सवाल भी उठाते हैं कि साहब आप ये रूट क्यों अपनाते हैं। खैर इस बार वो बात नहीं। तो मैं समझता हूँ जो एजेंडा है वो पूरा हुआ है और बड़े महत्वपूर्ण बिल पास हुए हैं। अब खासतौर से जैसे ये इन्वेस्टिगेशन के संबंध में जो हुआ उसके बारे में कुछ शंकाएं थी, बहुत शंकाएं थी या कि उसके अंदर कुछ गोपनीयता का उल्लंघन होगा इत्यादि इत्यादि। तो बड़ा एक एग्जॉस्टिव रिप्लाई ऑनरेबल HM के द्वारा, हाउस मिनिस्टर के द्वारा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि वो आगे जा कर के न्यायिक व्यवस्था को संपूर्ण रूप से दुरुस्त करने की दृष्टि से, अपराध को नियंत्रण करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एक लेजिस्लेशन इस बार पार्लियामेंट ने किया है। इसी प्रकार से अन्य भी बड़े महत्वपूर्ण जो कानून बने हैं वो भविष्य की दृष्टि से बड़े असरदार होने वाले हैं। कुल मिलाकर के फिर जो SC ST के अंदर जो संशोधन हुए हैं, कुछ जो वंचित ऐसे वर्ग थे STs के खास तौर से, उनको इस बार न्याय संसद ने दिया है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं मैं समझता हूँ एजेंडा तो पूरा हुआ है। और हमेशा नए नए कानून, नई नई ज़रूरतें समाज की आती हैं, उसके हिसाब से कानून बनाना एक परमानेंट एक संसद का निरंतर चलने वाला काम है। अभी आप 3 महीने 2.5 महीने बाद फिर संसद का अधिवेशन होगा, फिर कुछ विषय निकल करके आएंगे। तो सरकार इनपुट्स भी लेती है, रिपोर्ट्स आती हैं, फिर वो लेजिस्लेटिव का जो है वो सारा ढांचा तैयार करती है, फिर वो पार्लियामेंट के अंदर वो पास होता है। ये प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। चक्षु जी, जो इस बार का पूरा सत्र है, अगर हम कामकाज के नज़रिए से देखें प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, लेकिन एक नए सदस्य के तौर पर हमारे साथ जो सांसद हैं डॉक्टर फौजिया मैम, उनका जो अनुभव है वो उस पर थोड़ा सा मैं आपका ध्यान चाहूँगा कि उनका कहना कि टू द पॉइंट चर्चा की बजाय बहुत ज़्यादा मुद्दे से हटकर कई बार सवाल जवाब होते हैं, जिसके चलते जो टाइम है, जो बहुत महत्वपूर्ण समय है संसद का, वो कई बार वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। उसको अगर हम बचा पाएँ तो ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव और बहुत ज़्यादा हम दायरे को समेट पाएंगे सवालों के नज़रिए से या मुद्दों के नज़रिए से। ये कैसे बदलाव, इसका डेक्लाइन या जो है अपवर्ड ट्रेंड क्या है? फौजिया मैम जिस बात की तरफ हम सभी का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश कर रही हैं वो ये है कि जो सदन में डिबेट है उसको किस तरह से ज़्यादा सटीक किया जा सकता है, ज़्यादा टू द पॉइंट किया जा सकता है। अधिकतर देखने में ये आया है कि अगर दो तरह के अभाव हैं। एक अभाव ये है कि किसी भी विषय पर अगर चर्चा करनी हो तो जो सदन के अंदर टाइम का बंटवारा है वो पार्टियों के साइज पर होता है। तो कई बार सदस्यों को ये भी लगता है कि अगर किसी पार्टी के पास ज़्यादा समय है और वो ज़्यादा समय ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो क्या समय का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से किया जा सके ताकि सभी लोग अपनी पूरी बात रख पाए। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये रहती है कि कई बार जब सदन में चर्चा हो रही होती है तो चर्चा एक टेक्निकल मुद्दे पर होती है। जैसे राज्यसभा की बात करी जाए तो राज्यसभा में लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा हो रही थी या डोनर मिनिस्ट्री की डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा हो रही थी। और राज्यसभा इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो वहां पर अगर जो एक बड़े मुद्दे हैं उन पर बात हो तो ज्यादा सही रहता है। लोकसभा में कई बार जैसे रेलवे मिनिस्ट्री के ऊपर, जब रेलवे मिनिस्ट्री के बजट के ऊपर चर्चा होती है तो ये देखा जाता है कि संसद सदस्य अपनी निजी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके मुद्दे लेके आते हैं अपने भाषण में, उसके ऊपर आते हैं। मेरे ख्याल से उन मुद्दों की जगह पार्लियामेंट के दूसरे प्रोसीजर्स में भी है। आप उसे 0 आवर में रेज करें या 377 में रेज करें, पर जब सदन के अंदर चर्चा हो, किसी विधेयक पर चर्चा हो या किसी फाइनेंस बिल के ऊपर या किसी बजटरी उस पर चर्चा हो, तो वो चर्चा एक नेशनल लेवल पे हो तो वो ज्यादा सही है। एक आखिरी चीज मैं बीच में आपसे जुड़ नहीं पाया था, तो एक आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूँ कि दोनों सदनों में लंबी चर्चा हुई और देर समय तक चर्चा हुई। शायद एक चीज अगर हम इस सदन से देखें कि अगली जो सत्र हो उसमें क्या अच्छा हो सकता है, वो ये रहेगा कि अगर सदस्यों के पास थोड़ा सा और समय रहता किसी चीज के ऊपर प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर जैसे कि 2 बिल सदन में आए
जो कि एक बिल सदन की लिस्ट में था और एक बिल सदन की लिस्ट में नहीं था और वो बाद में आया। तो अगर उन बिलों पर और समय मिल पाता सदस्यों को, या फिर उन बिलों को कमेटियों को भेजा जाता, तो सदस्य फिर उसमें अपनी पूरी बात भी रख पाते और उसको उन तकनीकी विषयों पर थोड़ी सी और गहराई से सदन में चर्चा भी हो पाती। ओके अग्रवाल साहब, अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, जो सेशन है टू द पॉइंट, वाकई कई बार मुद्दे से अलग सदस्यों की ओर से पॉइंट रेज किए जाते हैं, उसके चलते समय की बर्बादी भी मैं कहूँ, और बेवजह कई बार बहस जो है भटकती नज़र आती है। वहाँ पर थोड़ा सा और फोकस करेंगे, ज़्यादा समाहित कर पाएंगे देश के अलग अलग मुद्दों को, समाज को। और दूसरा जो कहा जा रहा है कि सांसदों की ओर से जब हम एक बात करते हैं लेवल की, चर्चा की, बहस की, उसमें उसको बढ़ाने के लिए सांसदों का रोल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि जो दल हैं उनके जो पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उनकी बड़ी भारी भूमिका है। वो तैयारी कैसे करवाते, हर एक के हैं, भाजपा के अंदर जैसे है बराबर जो है, फिर पीआरएस, यदि आज चक्षु बैठे हुए हैं, दे प्रोवाइड वेरी गुड सर्विस फॉर दैट पर्पस। तो ये जो चीज़ है, मैं समझता हूँ कि एक तो इंडिविजुअली हमारे सांसद भी अध्ययन करें और पार्टी की लीडरशिप भी इस बात की चिंता करें। मैं देखता हूँ बराबर, मैं 2009 में पार्लियामेंट के अंदर आया, तब सुषमा जी थी, या बाद में अब नरेंद्र मोदी जी हैं, या और जो पूरा हमारा नेतृत्व है, इस बात को बड़ा आग्रह करता है आप जब भी आएँ पढ़ करके आएँ, अध्ययन करके आएँ, समझ करके आएँ, विषय को ठीक से बोलें। तो ये जो बराबर मॉनिटरिंग जब तक नहीं होगी तब तक टू द पॉइंट बोलना संभव नहीं होगा और ठीक विषय पर बोलना संभव नहीं होगा। मैं देखता हूँ कई बार, अब जैसे कल भी कुछ चर्चा चल रही थी उसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर और आर्थिक विषयों के ऊपर कुछ हमारे ऑनरेबल मेंबर्स बोल रहे थे। तो ये उनको, यदि मुझे नहीं पता कि उनके लीडर ने उस बात के लिए इंगित किया कि नहीं किया, करना चाहिए उनको, यदि नहीं किया तो, क्योंकि आप उसी विषय पर बोलिए, थोड़ी बहुत लिबर्टी होती है, विषय एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं, कोई एकदम से आइसोलेटेड विषय नहीं हुआ करता, लेकिन उतनी लिबर्टी मत लीजिए कि विषय ही बदल जाए, क्योंकि उससे आपकी बोलने का जो समय है वो एक प्रकार से बर्बाद हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सांसद भी मेहनत करें, ध्यान रखें, और हमारा जो लीडरशिप है विभिन्न दलों की, वो भी इस बात को बैठ करके कहे कि देखो आपको ये बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। कई बार लगता है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है कि विपक्ष के हमारे मान्य बंधु ऐसे हैं, जैसे कोई ग्रामोफोन की सुई अटक जाती है, वो वही बातें हर जगह बोलते रहे, उससे लाभ नहीं होता है। माय पॉइंट, उससे लाभ नहीं होता है। और अध्ययन करें, और वही बात मैं कह रहा हूँ, तो निश्चित, और पहले से मुझको आई फाइंड कि पहले से स्तर मुझको तो ठीक लगता है। ओके मैम, कोई आखिरी सुझाव आपका जो इस चर्चा के दौरान जो आ रहे हैं, आपकी ओर से कोई ऐड ऑन करना चाहेंगी? जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, इसमें जो चर्चा होती है, ये डेलिब्रेशंस बहुत सीरियसली और बहुत अच्छे कई कमिटीज़ में होते हैं, लेकिन इनके जो रिकमेंडेशंस है, ये हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से ये अपनाए नहीं गए हैं, या उस पर बहुत ज़्यादा सीरियसली गौर नहीं किया गया है। ऐसे बहुत से उदाहरण मुझे नज़र आए। तो मुझे ऐसा लगता है स्टैंडिंग कमिटीज़ का सिस्टम जो है वो और ताकतवर होना चाहिए, और सरकार ने भी उसको और ग्रेवली और सीरियसली उसको देखना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए, और संसद के बजट सत्र की तमाम बातें, तमाम मुद्दे, उनको हमारी जनता के सामने, हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। आज फिलहाल इतना ही।